myself hello friends, myself अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली द हिंदू एनालिसिस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। आज हम द हिंदू एनालिसिस के अंदर जो 6 नवंबर की डेट है उसके टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। हमारे न्यूज़ थोड़ा सा लेट आता है न्यूज़पेपर, उसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हम हमारे हाथ से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट्स बनाते हैं, वो भी इन डिटेल फॉर्म। आप अगर कहीं पर भी यूट्यूब चैनल को देखोगे, वहाँ पर जो वीडियो होगी वही कंटेंट आपको यहाँ पर 50% टाइम आपका रिड्यूस हो जाएगा। अगर 60 मिनट का वहाँ मिलेगा वीडियो, तो यहाँ 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके लिए सबसे टाइम सेविंग हो जाएगा और ऊपर से सारे टॉपिक कंप्लीट मिलेंगे, वो भी डिटेल फॉर्म में। तो 5 नवंबर की न्यूज़ हम पढ़ रहे हैं। तो आप समझिए, सबसे पहला टॉपिक है एल्विस यादव। एल्विस यादव जो यूट्यूबर है, उन्होंने स्नेक विनोम एक पार्टी पर सप्लाई करते हुए वो पकड़े गए। अब आप सोचिए होंगे कि यार ऐसा क्या है, बात आपको समझ में नहीं आएगी, मैं समझाता हूँ क्या हुआ है। अभी जस्ट एल्विस यादव नाम से एक यूट्यूबर है, उन्होंने क्या किया कि जो स्नेक विनोम होता है, स्नेक विनोम का मतलब समझते हो सांप का जहर। तो आजकल क्या हो गया, नई ट्रेंड चालू हो गया है कि पार्टीज के अंदर सांप के जहर को भी कंज्यूम किया जाता है। जैसे ड्रग्स होती है, ड्रग्स को कंज्यूम किया जाता है, वैसे सांप के जहर को, स्नेक विनोम को कंज्यूम किया जाता है। उससे आदमी को क्या मिलता है? प्लेजर मिलता है, उससे हैप्पीनेस मिलती है। तो इस तरह का ये जो कल्चर है वो धीरे धीरे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है। तो ये क्या होती है, ये पार्टीज कहाँ पे होती है? तो ये पार्टीज ऐसी जगह होती है जो बिल्कुल एकदम साइड में होती है ना, जहाँ खुली जगह है, आसपास कोई पॉपुलेशन नहीं है, ऐसी जगह पर फुल साउंड के साथ में वहाँ पार्टीज होती है। और जहाँ पार्टीज होती है वहाँ सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, वहाँ पर क्या होता है कि सांप के जहर को अवेलेबल करवा दिया जाता है और उसको लोग कंज्यूम करते हैं, ड्रग्स को कंज्यूम किया जाता है। तो ये पार्टीज एक सेपरेट फार्म हाउस में, छोटी सी जगह में या ज़मीन के नीचे, ऐसी जगह पे और फुल साउंड के साथ होती है। तो इस तरह ये वाली पार्टीज होती है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी ने सांप का जहर ले लिया कंज्यूम, तो 1 घंटे के लिए तो ब्लैकआउट हो जाता है, बिल्कुल ब्लैकआउट। और अगर एक्स्ट्रा कंज्यूम कर लिया तो वो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो अगर उसने जो उसमें क्वांटिटी लेनी होती है वो लेते हैं, तो उससे क्या होगा, 1 घंटे तक ब्लैकआउट हो जाता है और उसका असर 4-5 दिन तक तो उसकी बॉडी पर रहता है। तो इस तरह अब चीज़ें कितनी मतलब ड्रग्स में भी आप देखो, लोगों के कंजम्पशन का लेवल देखिए आप। तो अभी हम समझते हैं स्नेक विनोम क्या होता है। ओपन यूज्ड एज ए रिक्रिएशनल ड्रग, इसको रिक्रिएशनल ड्रग बोला जाता है। इट्स स्मगलिंग इज ए मल्टी-मिलियन डॉलर इलिसिट इंडस्ट्री, यानी इसके अंदर बहुत पैसा है, मल्टी-मिलियन डॉलर इंडस्ट्री है ये। लोगों के पास करोड़ों होते हैं तो वो इसी में खर्च करते हैं। उसके बाद हाउ स्नेक विनोम कंज्यूम, स्नेक विनोम को कैसे कंज्यूम किया जाता है? तो स्नेक्स जो वर होते हैं उनको डेलिबरेटली मेड किया जाता है टू बाइट ऑन द कंज्यूमर्स फीट और टंग। यानी स्नेक ऐसे स्नेक होते हैं जिनको रेडी किया जाता है, किसके लिए? मतलब जो डेलिबरेटली इच्छा रखते हैं मेड टू बाइट, या तो कंज्यूमर के फीट पर या टंग, यानी उसकी जीभ पर स्नेक बाइट करता है। और जैसे कोबरा हो गया, इंडियन क्रेट्स हो गए, ये मोस्ट कॉमनली यूज फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए उनको यूज किया जाता है। अब तो अभी समझो आप, हाउ डज स्नेक विनोम अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी को स्नेक विनोम कैसे अफेक्ट करता है? तो सबसे पहले 1 घंटे के लिए ब्लैकआउट हो जाता है, मैंने ये चीज़ आपको समझा दी है। आफ्टर वेकिंग अप ही एक्सपीरियंस ए हाइटेंड अराउजल एंड सेंस ऑफ वेल बीइंग विच लेटेस्ट फॉर 3 से 4 सप्ताह तक तो उस पर असर भी बना रहता है। 3 से 4 सप्ताह कम नहीं होते हैं। उसके बाद हाउ डज स्नेक विनोम गिव ए हाई, यानी न्यूरोटॉक्सिन नेचर ऑफ स्नेक, स्नेक का जो न्यूरोटॉक्सिन नेचर होता है, जो स्नेक विनोम के अंदर एक न्यूरोटॉक्सिन नेचर होता है, वो करता है एनल, मतलब इसको समझो एनाल्जेशिया, एंड आर इन्वॉल्व इन यूपोरिक और रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस। मतलब उससे क्या एक प्लेजर मिलता है उसके, वो हमारे शरीर की जब ग्रंथियों से टच करता है स्नेक विनोम, तो जब वो अंदर ब्लड के अंदर जब सर्कुलेट होता है तो उसके कारण हमको एक प्लेजर मिलता है, एक अलग ही स्फूर्ति मिलती है। उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, हाउ डज स्नेक विनोम। बस आपको इतना सा समझना है कि भाई इसमें न्यूरोटॉक्सिन होता है, इसका नेचर, इसके कारण क्या होता है, तो एनाल्जेशिया नाम से एनाल्जेशिया होता है, जिसके कारण हमको मतलब प्लेजर मिलता है। ये चीज़ें आपको समझनी है। तो हमने क्या पढ़ लिया, स्नेक विनोम। अभी नेक्स्ट टॉपिक समझो। नेक्स्ट टॉपिक आया है, इंपॉर्टेंट है, एनिमी प्रॉपर्टी जो बटलर पैलेस है इनटू ए टूरिस्ट हेवन, यानी एक एनिमी प्रॉपर्टी है जो बटलर पैलेस है, उसको एक टूरिस्ट हेवन बनाया जाएगा। समझो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। आपने पहले नहीं पढ़ा होगा तो अभी समझ लो कि एनिमी प्रॉपर्टी होता क्या है। यानी अगर कोई पाकिस्तान का बंदा है, चाइना का बंदा है, जिसने 1947 की वॉर या जो चाइना से युद्ध हुआ था, उस जब युद्ध के बाद जब उन्होंने चाइनीज नागरिकता ले ली, तो उसके बाद जो प्रॉपर्टी उनकी इंडिया में है वो अब नाउ एनिमी प्रॉपर्टी बोला जाता है उसको, कि भाई दुश्मन की प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर कहाँ है, तो यूपी के अंदर। उसके बाद 2nd नंबर पे वेस्ट बंगाल, 3रे नंबर पे दिल्ली। तो ये 3 स्टेट है। दिल्ली तो वैसे तो दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है, बट अगर तीनों जगह पर इंडिया की सबसे ज़्यादा एनिमी प्रॉपर्टी है। तो अभी हमको ये समझना होगा कि एनिमी प्रॉपर्टी का कस्टेडियन कौन होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो एनिमी प्रॉपर्टी आर दोज लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल, यानी उन लोगों के द्वारा छोड़ दी गई है जो टेक सिटीजनशिप ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना आफ्टर लिविंग इंडिया ड्यूरिंग द पार्टीशन एंड आफ्टर 1962 वॉर। ये आपको मैंने समझा दिया ऑलरेडी। उसके बाद एनिमी प्रॉपर्टी आर वेस्टेड विद कस्टेडियन ऑफ एनिमी फॉर इंडिया। अब इस चीज़ को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कस्टेडियन होता है किसका, एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया, कस्टेडियन फॉर एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया। उसके द्वारा एनिमी प्रॉपर्टी के सारे पावर्स किसके पास होते हैं, इस कस्टेडियन के पास। और ये अथॉरिटी किसने क्रिएट की है, किस एक्ट के अंदर, तो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 आया था, उसके थ्रू एक कस्टेडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया को जनरेट किया गया था। और उसके द्वारा ही एनिमी प्रॉपर्टी, उसके अंदर उनके पास इसके रिलेटेड पावर रहते हैं। तो अभी 2017 में अमेंडमेंट आया, उसके बाद इन्होंने डिसाइड कर लिया कि एनिमी प्रॉपर्टी को अगर कोई भी व्यक्ति क्लेम करता है जो कि पाकिस्तान की सिटीजनशिप है या चाइना की सिटीजनशिप है उसके पास, और अगर उनकी प्रॉपर्टी है उन पर वो क्लेम करते हैं, तो उनको उन पर उस प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं है। तो 2017 अमेंडमेंट टू द एक्ट स्टेटेड दैट द सक्सेसर ऑफ दोज हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान एंड चाइना
सीज टू हैव ए क्लेम, यानी उनका कोई क्लेम नहीं रहेगा इन प्रॉपर्टी पे। ये 2017 के अंदर अमेंडमेंट, क्योंकि पहले ये इश्यू चलता रहता था क्लेम रहेगा नहीं रहेगा, फाइनली गवर्नमेंट ने प्रोविजन ही चेंज कर दिया। मैंने आपको समझा ही दिया है कि टोटल एनिमी प्रॉपर्टी इंडिया में कितनी है तो 9406, उसमें से पाकिस्तान के लोगों की कितनी है तो 9280, चाइनीज नेशनल की कितनी है तो 126। मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में 4991, बंगाल में 2735 और दिल्ली में 487। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। अभी एक न्यू स्कीम आई है, आप समझ रहे हो बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है फ्री एनिमी प्रॉपर्टी। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज़्यादा यूपी के अंदर एक स्टेटमेंट आ गया, दूसरा कस्टेडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया, ये वाला कस्टेडियन होता है, तीसरा कौन सा एक्ट है तो एनिमी प्रॉपर्टी एक 1968 आपको लिखना है। बस ये सारी चीज़ें क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ सुनो, फ्री राशन स्कीम टू बी एक्सटेंडेड फॉर 5 मोर ईयर्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला है कि अब जो फ्री राशन स्कीम है उसको 5 सालों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। अच्छा ठीक है, तो अभी पहले हमको क्या समझना है कि फ्री राशन स्कीम तो उन्होंने बता दिया, तो पहले क्या हुआ था, कोविड के टाइम पे स्कीम को लॉन्च किया गया था 2019 के मतलब 2020 के अंदर अप्रैल मई और जून के लिए लॉन्च किया गया था। धीरे धीरे इसको फेज 1 2 3 4 इस तरह बढ़ाते गए और अभी तक ये स्कीम चली रही है। और अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला है कि इसको और एक्सटेंड करके 5 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। तो आप इस चीज़ को समझो कि इसका नाम क्या है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। तो ये किसका पार्ट है, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये किसका पार्ट है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का पार्ट है। और कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये किया जा रहा है। आप एक चीज़ समझना कि कितनी बार जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसकी मिनिस्ट्री अलग है, लेकिन इसकी मिनिस्ट्री स्पेशली फाइनेंस मिनिस्ट्री इसलिए इसके अंदर इंक्लूड है क्योंकि ये कोविड के लिए लोगों की सहायता के लिए ये स्पेशली ये स्कीम लॉन्च की गई थी। इसके अंदर ये मैंने आपको समझा दिया, 3 महीने के लिए इनिशियली अनाउंस की थी, धीरे धीरे इसको बढ़ाते गए और अभी ये 5 साल और बढ़ेगी। स्कीम प्रोवाइड ईच पर्सन, जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर कवर है, उसको एक एडिशनल 5 किलो ग्रेन दिया जाएगा। याद रखना, एडिशनल 5 किलो ग्रेन दिया जाएगा, जिसमें वीट गेहूं हो सकता है, चावल हो सकता है, फॉर फ्री इन एडिशन टू द 5 किलो सब्सिडाइज फूड ग्रेन ऑलरेडी प्रोवाइडेड थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। अब इस चीज़ को समझ लो कि जो स्कीम है वो हर पर्सन मतलब जो पर्सन इसमें स्कीम में कवर्ड है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के थ्रू, उसके पास एडिशनल 5 किलो ग्रेन होगा। कितना, 5 किलो गेहूँ उसके पास होगा, वीट और राइस उसको दिया जाएगा, या तो गेहूँ दिया जाएगा या चावल दिए जाएंगे फॉर फ्री इन एडिशन टू द 5 किलो सब्सिडाइज फूड ग्रेन ऑलरेडी प्रोवाइडेड थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। यानी पीडीएस के अंदर पहले 5 किलो ऑलरेडी मिलते थे, लेकिन अब इस 5 किलो एक्स्ट्रा जो दिया जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इसलिए दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा, क्योंकि कोविड के अंदर लोगों के पास रोजगार नहीं था, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, लोगों के पास इनकम नहीं थी, तो उस चीज़ से रिकवर करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये चीज़ लॉन्च की थी। ठीक है, चैलेंजेज, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई रिलेशन नहीं है, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, बस वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है तो देश के प्राइम मिनिस्टर है, और अगर कुछ भी रिवॉर्ड जाएगा तो उन्हीं जाएगा, क्योंकि वो ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो बाकी मेरा कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई लिंक नहीं है। चैलेंज, बेनिफिशियरी आर बेस्ड ऑन द लास्ट सेंसस, लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है कि जो बेनिफिशियरी एड है 2011 के अंदर जो सेंसस हुई थी उसी हिसाब से उन्हीं बेनिफिशियरियों को अभी तक ये रिवॉर्ड मिल रहा है। तो आप सोचिए कि 2011 के बाद 2023 आ गया है, क्या इतने सालों में नए लोग नहीं आए होंगे जिनको मिलना चाहिए, बट उस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये सबसे बड़ा इशू है। चलो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पढ़ लिया है हमने, प्रधानमंत्री वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, उसके अलावा स्नेक विनोम पढ़ लिया है, एनिमी प्रॉपर्टी को समझ लिया है। अब मंकी पॉक्स को समझो। मंकी पॉक्स वायरस इज इवॉल्विंग ड्यू टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, यानी ह्यूमन ट्रांसमिशन के कारण मंकी पॉक्स वायरस बढ़ रहा है। तो अभी न्यूज़ में मंकी पॉक्स है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये वायरल जूनोटिक डिसीज है, यानी जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाती है उसको बोलते हैं जूनोटिक डिसीज। जूनोटिक डिसीज का मतलब क्या होता है, जो एनिमल से इंसानों में ट्रांसफर हो जाती है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी भी होती है जो एनिमल से एनिमल में ही ट्रांसफर होती है, वो इंसानों में नहीं होती। जैसे लंपी वायरस था, अभी आपने नाम सुना होगा, जो गायों में, इनमें जानवरों के अंदर जो हो जाता था, दुधारू जो जानवर होते हैं उनके अंदर, लेकिन वो सिर्फ एनिमल से एनिमल में हो रहा था, वो इंसानों में ट्रांसमिट नहीं हो रहा था। लेकिन बहुत सारी बीमारी ऐसी होती है जो एनिमल से इंसानों में चली जाती है, तो वो कौन सा वायरस है, मंकी पॉक्स, एंड इज आइडेंटिफाइड एज ए पॉक्स लाइक डिसीज। इसको पॉक्स लाइक डिसीज माना गया अमंग मंकीज, हेंस इट इज नेम्ड मंकी पॉक्स। ये क्या हुआ, सबसे पहले मंकी में पाया गया, उसके बाद फर्स्टली ये तो पता नहीं है कि किस एनिमल में पहली बार पाया गया, लेकिन जब इसको मतलब पता चला तो ये मंकीज में पाया गया और मंकीज से फिर ये इंसानों में ट्रांसफर हो गया, इसलिए इसको बोला जाता है, इसका नाम है मंकी पॉक्स। इट इज़ एंडेमिक टू नाइजीरिया, ये नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा पाया गया। मंकी पॉक्स जो वायरस है, ए मेंबर ऑफ ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस। याद रखना फैमिली कौन सी है, पॉक्स विरिडी। जो पॉक्स फैमिली तो है पॉक्स विरिडी, उसके अंदर जो ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस है उसका मेंबर है मंकी पॉक्स वायरस। एनिमल्स नॉन आर सोर्स इंक्लूड, जो एनिमल्स है उनके अंदर कौन, एक तो मंकीज होते हैं, एक एपेस होते हैं जो रोडेंट होते हैं उनकी वेराइटी, और रेबिट्स यानी जो खरगोश होते हैं। इन जो जानवरों में मंकी पॉक्स ज़्यादा पाया जाता है। ये सोर्स है जिनके थ्रू मंकी पॉक्स कहाँ ट्रांसमिट हुआ, इंसानों में। पहला केस 1955 में पाया गया था, कहाँ पे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। याद रखना DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये कहाँ पे है, ये साउथ जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसके अंदर ये कंट्री है, मंकीज में पाया गया। और 1970 में ये ह्यूमंस में पाया गया, ठीक है, 1970 में, और ये वहीं पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर 1970 में इंसानों में भी ये वायरस पाया गया। फिर 2017 में सबसे ज़्यादा इसके केस निकले थे, कहाँ पर, नाइजीरिया में इसके सबसे ज़्यादा केस निकले थे 2017 में।
अभी आप टॉपिक को समझो, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं किसके, मंकी पॉक्स के। तो सबसे पहले रेश, इस पर जैसे चिकन पॉक्स के टाइप रेशेज दिखने लग जाते हैं। जो चिकन पॉक्स होता है उसमें जैसे लाल दाने होते हैं, उसकी तरह रेश इसके अंदर नजर आने लग जाते हैं। फीवर, बुखार आ जाती है, उसके अलावा हेडेक होने लग जाता है और मसल पेन होने लग जाते हैं। इस तरह की सारी चीज़ें इसके सिम्टम्स है और यह स्प्रेड करता है रिपीडली। और अगर कोई 10 व्यक्ति इससे इन्फेक्ट हो रहे हैं तो उसमें से एक व्यक्ति की डेथ हो जाएगी, ऐसा। तो इतना मतलब इसका 10% इसकी वल्नरेबिलिटी है। और उसके बाद नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और वैक्सीन, अभी तक कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। लेकिन एंटी जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन होती है, जो ये तो मंकी पॉक्स है, लेकिन जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन होती है उसकी रिलेटेड जो एंटी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन डेवलप कर दी गई है वो 85% इफेक्टिव है मंकी पॉक्स को प्रिवेंट करने में। तो ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मंकी पॉक्स बहुत सिंपल टॉपिक है, बस आपको समझते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। बस याद रखना वायरल जूनोटिक डिसीज है। तो ये स्टेटमेंट आ सकता है कि क्या एनिमल से ट्रांसफर हो सकता है, इंसानों में बिल्कुल हो सकता है। पहला केस कहाँ पाया गया, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर इसको पाया गया। बस ये चीज़ें आपको समझनी है। 1958 में और नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा केसेज है, इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। नेक्स्ट टॉपिक समझो, अर्थक्वेक। अभी क्या हुआ, नेपाल में अर्थक्वेक आया है। तो अभी हमको उससे जस्ट पहले अफगानिस्तान में भी अर्थक्वेक आया था, इस तरह नेपाल और अर्थक्वेक दोनों में आया था। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान वाला भी साथ के साथ पढ़ लेते हैं, उससे क्या होगा आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो अफगानिस्तान में क्या जगह है कि कंट्री कहाँ, अफगानिस्तान जो कंट्री है वो सिचुएटेड है यूरेशियन प्लेट पे, जो कि जिसके एक साइड में इंडियन प्लेट टच करती है, दूसरे साइड में ईरानियन प्लेट टच करती है। और वहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर हर साल मतलब प्रीवियस 10 सालों में 1000 से भी ज़्यादा अर्थक्वेक आ चुके हैं। और वहाँ पर एक हिंदू कुश माउंटेन है अफगानिस्तान के अंदर, वो हिंदू कुश माउंटेन जो कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर एक्टिव रीजन है किसके लिए, अर्थक्वेक के लिए। तो ये चीज़ तो हमने समझी। अभी अफगानिस्तान वाला जो अर्थक्वेक हुआ था, अब जैसे नेपाल अर्थक्वेक हुआ है तो नेपाल के अंदर भी अर्थक्वेक हुआ है, उसके कारण बहुत सारी डेथ हुई है। तो उस चीज़ को समझो। अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो अर्थक्वेक का मतलब होता है सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ के क्रस्ट में अचानक से एकदम से सडन रिलीज ऑफ एनर्जी हो जाता है। और ऐसी एनर्जी जनरेट होती है जो कि सिस्मिक वेव यानी एक तरंगों का प्रवाह क्रिएट करती है। वो प्रवाह क्या करता है, भूकंप कंपन को पैदा करने का काम करता है, उसको बोलते हैं अर्थक्वेक। इसके अंदर टर्म समझ लो, एक तो होता है एपिसेंटर, यानी जहाँ पर सरफेस के अर्थ में ऐसा पॉइंट, सबसे पहले समझो फोकस क्या होता है। फोकस यानी जो एकदम बीच वाला सेंटर बिंदु होता है जहाँ से अर्थक्वेक जनरेट होता है, अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं फोकस। और उस फोकस के जस्ट ऊपर जो अर्थ के अंदर जो पृथ्वी पर जो हमारी जमीन होती है उस पर जो पॉइंट उससे टच कर रहा है उसको बोलते हैं एपिसेंटर, ठीक है। उसके अलावा हाइपोसेंटर का मतलब फोकस का ही दूसरा नाम है हाइपोसेंटर। एक होता है फोल्ट, फोल्ट समझ लो ये सारी चीज़ें, अर्थ की जो क्रस्ट होती है उसके अंदर अगर फ्रैक्चर आ जाता है और जहाँ पर 2 टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती है वहाँ पर अगर कोई फ्रैक्चर आ जाता है तो उसको बोलते हैं फोल्ट। उसके बाद आफ्टर शॉक, आफ्टर शॉक का मतलब होता है कि स्मॉलर अर्थक्वेक, यानी छोटे अर्थक्वेक जो अकर होते हैं आफ्टर द मेन अर्थक्वेक इन द सेम प्लेस, यानी स्मॉलर अर्थक्वेक का मतलब समझते हो। इस चीज़ को समझो, आफ्टर शॉक का मतलब होता है कि जो स्मॉलर अर्थक्वेक होते हैं वो अकर करते हैं आफ्टर द मेन अर्थक्वेक इन द सेम प्लेस। इस टॉपिक को आपको समझना होगा, मेरी बात समझो कि जो स्मॉलर यानी अगर आफ्टर शॉक का मतलब होता है कि जैसे मेन अर्थक्वेक आ चुका है नेपाल में, उसके बाद छोटे छोटे अपन नहीं कहते कि छोटे छोटे भूकंप के छोटे छोटे झटके और लगे, उनको बोलते हैं आफ्टर शॉक। और फोर शॉक का मतलब होता है कि जो छोटे छोटे झटके लगते हैं अर्थक्वेक, जो मेन अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ उससे पहले उसी प्लेस पे। तो अगर पहले होते हैं छोटे छोटे झटके तो उसको फोर शॉक बोलते हैं, बाद में लगते हैं तो आफ्टर शॉक बोलते हैं। और एक होता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या होता है, अर्थक्वेक को मापने का इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, सिस्मोग्राफ। तो जो मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है सिस्मोग्राफ। एक सिस्मोलॉजी यानी साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की साइंटिफिक स्टडी को बोलते हैं सिस्मोलॉजी। अब एक चीज़ समझिए, सिस्मिक वेव्स क्या होती है, तो वेव्स ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल थ्रू द अर्थ क्रस्ट, यानी जो अर्थ का जो क्रस्ट होती है उसके थ्रू ऐसी एनर्जी की वेव्स जो ट्रेवल करती है और ग्राउंड को कंपन कराने का काम करती है, उसको बोलते हैं सिस्मिक वेव्स। और सिस्मिक वेव्स 3 टाइप की होती है, पी वेव, एस वेव और सरफेस वेव्स। तो पी वेव यानी प्राइमरी वेव्स, एस वेव यानी सेकेंडरी वेव्स, सरफेस वेव यानी जो लॉन्ग वेव्स होती है उनको अल वेव्स भी बोला जाता है। अब इस चीज़ को समझ लो तीनों को, पी वेव क्या होती है, एस वेव क्या होती है, सरफेस वेव क्या होती है। तो पी वेव होती है सबसे ज़्यादा फास्ट, एस वेव होती है पी वेव से स्लोवर और सरफेस वेव सबसे ज़्यादा स्लोवेस्ट होती है। ये सॉलिड और लिक्विड मटेरियल दोनों में ट्रेवल कर सकती है। कौन सी, पी वेव जो प्राइमरी वेव्स होती है वो सॉलिड एंड लिक्विड दोनों मटेरियल्स में ट्रेवल कर सकती है। लेकिन जो एस वेव सेकेंडरी वेव्स होती है वो केवल सॉलिड मटेरियल के थ्रू ट्रेवल कर सकती है। और तीसरी जो वेव होती है वो ग्राउंड शेकिंग, वो ग्राउंड पर कंपन करने का काम करती है, जो कि सरफेस वेव्स होती है। और उनके द्वारा जो डैमेज को किया जाता है बाय द लार्ज अर्थक्वेक, उनके द्वारा बहुत सारा डैमेज क्रिएट किया जाता है, क्योंकि वो जो सरफेस पर जो वेव्स क्रिएट होती है उसके कारण जो प्रॉपर्टियाँ होती है, जो इंसानों की प्रॉपर्टीज होती है उनका लॉस हो जाता है, तो मोस्टली ऑन ग्राउंड अर्थ। अब इसके कारण समझ लो कोजेस क्या होते हैं, तो प्लेट टेक्टोनिक्स यानी प्लेटों का टकराना, उनका मूवमेंट होना, वोल्केनिक एक्टिविटी से भी अर्थक्वेक आते हैं। जैसे ज्वालामुखी फटा तो अगर वोल्केनिक एक्टिविटी हुई तो उसके कारण उसके एरिया के अंदर कंपन होगा और उससे अर्थक्वेक हो सकता है। ह्यूमन एक्टिविटी जिसमें जैसे रिजर्वियर बना रहे हैं, बांध बना रहे हैं, तो हमने बहुत सारे गाँवों को खाली करा कि वहाँ पर एक बांध बना रहे हैं, तो उसके कारण जब पानी बहुत सारा पानी भर जाएगा तो वहाँ पर कंपन होने के चांस है, अर्थक्वेक आने के चांस है। रिजर्वियर बन रहे हैं, बड़े बड़े डैम्स हो रहे हैं, जब हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उसके कारण भी अर्थक्वेक आ सकता है। उसके अलावा मेजरमेंट कैसे किया जाएगा, इस चीज़ को सबसे इंपॉर्टेंट है समझना है आपको। एक तो होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है इंटेंसिटी।
तो रिक्टर स्केल और द मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल, उसका काम तो होता है मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए, और इंटेंसिटी यानी उसका जो गहराई होती है, कंपन की जो क्षमता होती है, उसको मेजर किया जाता है शेकिंग, जो मेजर ऑफ शेकिंग होता है कोज्ड बाय एन अर्थक्वेक एट ए पर्टिकुलर लोकेशन, यानी किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर अर्थक्वेक की जो शेकिंग यानी उसकी जो कंपन की मेजरमेंट करना, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। हम नहीं बोलते कि अर्थक्वेक कितनी इंटेंस था, तो वो इंटेंसिटी यानी कि इतना मतलब इतना इंटेंस अर्थक्वेक है यानी इतना गहरा, तो जो उसकी कंपन की जो क्षमता है, जो उसकी कंपनी है जो क्षमता है, उसको बोला जाता है इंटेंसिटी। इसको कैसे मापा जाता है? मॉडिफाइड मार्केली इंटेंसिटी स्केल के द्वारा, जो मोस्ट कॉमन स्केल है वो इंटेंसिटी को मेजर करने में काम की जाती है, मॉडिफाइड मार्केली इंटेंसिटी स्केल। अब एक चीज़ समझ लो, हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड को मापने के लिए, और एक मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल। तो रिक्टर स्केल की स्थापना किसने की? तो एक जो समझो इस बात को, ये लोगेरिथमिक स्केल होती है, जो लॉग एरिथमेटिक स्केल होती है, हम बोलते हैं लोगेरिथमिक स्केल, विच प्रोवाइड वैल्यू ऑफ 1 टू वैल्यू ऑफ 10, यानी 1 से 10 के बीच में वैल्यू प्रोवाइड करने का काम कौन करती है? रिक्टर स्केल। इसको चार्ल्स रिक्टर के द्वारा डेवलप किया गया था 1935 में। एक होती है मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल, वो होती है रिसेंट स्केल जो कि डेवलप की गई है 1970 के अंदर, और ये टोटल एनर्जी जो अर्थक्वेक के द्वारा रिलीज की जाती है उसको मेजर करने का काम करती है कि अर्थक्वेक के द्वारा कितनी एनर्जी रिलीज की है, उस बेसिस पर ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कितनी मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है। ये ज़्यादा एक्यूरेट होती है। एक होती है मॉडिफाइड मर्केली इंटेंसिटी स्केल, ये डिस्क्राइब करती है द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक एट ए पर्टिकुलर लोकेशन, यानी किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर अर्थक्वेक का इफेक्ट कितना हुआ है उसको डिस्क्राइब करने का काम करता है ये वाली स्केल। ये 12 पॉइंट स्केल होती है। अब इस चीज़ को समझो एक चीज़ कि ये 12 पॉइंट की स्केल होती है, मॉडिफाइड मर्केली इंटेंसिटी स्केल। उसके अलावा 10 पॉइंट वाली स्केल कौन सी होती है? रिक्टर स्केल। और इसकी इंटेंसिटी मेजर ऑफ शेकिंग कोज्ड बाय एन अर्थक्वेक एट ए पर्टिकुलर लोकेशन। तो मॉडिफाइड मर्केली इंटेंसिटी स्केल इज मोस्ट कॉमन स्केल यूज टू मेजर इंटेंसिटी। तो ये चीज़ तो हमने समझ ली। और एक मैग्नीट्यूड को भी समझ लो, मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। मैग्नीट्यूड यानी अर्थक्वेक की द्वारा मतलब ये कितनी एनर्जी रिलीज की गई है, और इंटेंसिटी यानी उसकी उसकी जो कंपनता है वो कितनी है। ये टॉपिक समझ में आ गए हैं। इसके कारण सबसे अर्थक्वेक के इफेक्ट क्या होते हैं? उसके कारण लॉस ऑफ लाइफ होता है, पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन बढ़ जाता है, प्रॉपर्टी लॉस बढ़ जाता है, इकोनॉमिक लॉस बढ़ जाता है। इस चीज़ को समझो आप, क्योंकि अगर अर्थक्वेक होगा तो प्रॉपर्टी का लॉस होगा, जीवन की हानि होगी, उसके अलावा पोल्यूशन बढ़ेगा क्योंकि बहुत सारा नुकसान होगा, तो पोल्यूशन बढ़ सकता है। उसके अलावा इकोनॉमिक लॉस भी हो सकता है कि इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको समझने होंगे। अभी हमने अर्थक्वेक को बहुत ईजी और सिंपल फॉर्मेट में समझा है। आप टॉपिक देखिए, हमने उसकी स्केल समझ ली, रिक्टर स्केल, मॉडिफाइड मर्केली मतलब इंटेंसिटी स्केल भी समझ लिया है। साथ के साथ हमने उसके अंदर पी वेव, एस वेव और सरफेस वेव्स को समझा है, और मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल को भी समझ लिया है। अब एक डायग्राम देख लो साथ के साथ ही। ये देखो, मैंने आपको समझाया था कि फोकस क्या है, तो ये एक बिंदु है, इसको बोला जाता है फोकस। इसके जस्ट ऊपर एपिसेंटर होता है। अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर जहाँ से कंपन स्टार्ट हो रहा है उसको फोकस बोला जाता है। उसके जस्ट ऊपर अगर पृथ्वी पर जो बिंदु है, पृथ्वी इन द सेंस जहाँ पर जो ज़मीन पर जहाँ हम निवास कर रहे हैं वहाँ पर जो बिंदु है इसको एपिसेंटर बोला जाता है। और अगर कोई फ्रैक्चर आ गया है तो उस फ्रैक्चर को फॉल्ट बोला जाता है। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गए। एक हमारा एक ट्रेन के द्वारा TCS के द्वारा एक सिस्टम बनाया गया जिसको कवच सिस्टम बोला जाता है। कवच, उसके अंदर क्या हो रहा है कि जब दो ट्रेन एक दूसरे के सामने आमने सामने आ जाती है तो उसके अंदर हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम के द्वारा दोनों ट्रेन में ब्रेक लग जाता है और दोनों एक दूसरे से बच जाती है टकराने से। तो अभी जो इंडिया के अंदर है, इसको सिस्टम को नाम क्या दिया गया है? कवच सिस्टम। ये यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी इसको मतलब ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, और उनकी कॉस्टिंग वहाँ 2 करोड़ के आसपास आती है पर किलोमीटर, और इंडिया में ये सिर्फ 50 लाख पर किलोमीटर है। तो इंडिया के अंदर ये बहुत सस्ता है। और सबसे ये रेडियो कम्युनिकेशन, इसके अंदर क्या होता है कि दोनों रेडियो कम्युनिकेशन का यूज करके और एक स्टेशन बनाया जाता है TCA। तो पहले हम इसको हमारे नोट्स के थ्रू देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ कवच इंस्टॉलेशन? तो कवच क्या है? तो सबसे पहले ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। ये ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसके द्वारा 2 ट्रेन्स को मतलब अगर 2 ट्रेन्स मूव कर रही है टूवर्ड्स ईच अदर एट फुल स्पीड, तो उसको रोकने का काम करती है। क्या करता है कवच सिस्टम? ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है बाय मेकिंग द ट्रेन्स मूव टूवर्ड्स ईच अदर एट फुल स्पीड। अगर कोई 2 ट्रेन्स एक दूसरे की तरफ फुल स्पीड से मूव कर रही है तो उन पर कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। इसको 2022 में अनाउंस किया गया था यूनियन बजट के अंदर एज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, ये इंडिया की खुद की ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम है। इसके अंदर कौन कौन से फीचर लिए गए हैं? तो यूरोपियन सिस्टम है, उससे भी कुछ फीचर लिए गए हैं। डेवलपमेंट स्टार्ट हो गए थे 2012 से, इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था अंडर द नेम ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। याद रखना, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम के नाम से 2012 में इसको डेवलप करना स्टार्ट कर दिया गया था, जिसको रिक्रिश्चियन मतलब इसको वापस से इसका नाम क्या रखा गया? कवच रखा गया। अभी कवच और आर्मियर बोला जाता है इसको। इट इज सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इंस्टॉल किया जाता है, और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस जो RFID होता है उनको इंस्टॉल किया जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है इस रेडियो फ्रीक्वेंसी हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम का यूज कहाँ किया जाता है? ट्रेन के अंदर ब्रेक लगाने के लिए। ताकि क्या होगा, अगर 2 ट्रेन एक दूसरे की तरफ फुल स्पीड से मूव कर रही है तो उसके अंदर ब्रेक लगा दिया जाएगा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम से और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करके। इसके अंदर यूरोपियन ट्रेन के फीचर्स का यूज किया जाता है, यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम का यूज किया जाता है,
अब आप समझो कि यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम का है, तो ये यूरोप के अंदर इसको ऑलरेडी यूज़ किया जा रहा है, तो उसके जो फीचर्स है उनको भी इसके अंदर ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम जो TPS है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, उसके अंदर इसको लिया गया है ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम में। अब ये चीज़ चीपर अल्टरनेटिव टू द यूरोपियन सिस्टम से चीपर है, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो सबसे मेन चीज़ ये सेफ्टी, यानी इससे ये एक तो हमारी ट्रेन को सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि अभी अभी 2 ट्रेनें टकराई है, तो उसके कारण क्या होता है कि रिसेंटली भी केस हुआ था कि ट्रेन टकराने के कारण लोगों की डेथ हो रही है, उससे पहले कर्नाटक में हो गया था तो इस तरह के जो केस होते हैं तो सेफ्टी प्रोवाइड करने का काम करता है। और सबसे मेन चीज़, इसकी कॉस्टिंग सिर्फ 50 लाख पर किलोमीटर है, बट इन वर्ल्ड 2 करोड़ पर किलोमीटर, लेकिन एवरेज वर्ल्ड के अंदर रेट कितनी है, 2 करोड़। तो यूरोपियन सिस्टम वर्ल्ड के लिए, अगर वर्ल्ड में कोई भी परचेज करता है तो उनके लिए बहुत महंगा है, लेकिन इंडिया के अंदर ये एक्चुअली आप मतलब दूसरे कंट्रीज़ को अगर प्रोवाइड करते हैं तो हम इसको सस्ता प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इसकी कॉस्ट उनसे कम है। तो हमने क्या पढ़ लिया, कवच सिस्टम को पढ़ लिया, ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम को समझ लिया। अब साथ के साथ एक चीज़ आप देख लो यहाँ पे, इसके अंदर क्या होगा, ये देखो एक जो ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है उसके लिए एक स्टेशन बनाया जाएगा TCA का, और उसके अंदर रेडियो कम्युनिकेशन के थ्रू इस पर ये 2 ट्रेन दिख रही है आपको, उसके सामने ब्रेक लगा दिया जाएगा इस तरह। उस दोनों के अंदर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस रीडर लगे हुए हैं, जो डिसाइड आगे से आगे मतलब मेजर करने का काम करते हैं कि यहाँ पर क्या सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस क्या करता है कि अगर सामने से कोई ट्रेन आ रही है तो उसका पहले ही सैटेलाइट के थ्रू पता लगा लेता है कि सामने से कोई ट्रेन आ रही है या कोई वस्तु बहुत तेज़ी से आ रही है, तो वो ब्रेक लगाने का काम कर लेता है। इससे क्या होगा, इससे ये बेनिफिट मिलेगा कि हमारे को ट्रेन के मतलब एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाएंगे ऐसा। तो ये टॉपिक हमने पढ़ लिया है। ये देखो अभी ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है 30 अक्टूबर को, जो एक्सीडेंट हुआ था उससे रिलेटेड। तो आप देखिए 2 ट्रेन एक दूसरे से टकरा गई थी, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने ऑलरेडी सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। स्नेक विनोम को समझ लिया है, उसके अलावा हमने क्या एनिमी प्रॉपर्टी को समझ लिया है, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को पढ़ लिया है, उसके अलावा मंकी पॉक्स को समझ लिया है, एंड कवच सिस्टम को पढ़ लिया है, अर्थक्वेक को पढ़ लिया है। इस तरह सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि मेरे टॉपिक्स अच्छे हैं, सिंपल है, तो आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ भी कमी लगती है, कुछ भी, तो आप कमेंट कीजिए, हम उसे तुरंत इंप्रूव करेंगे। और मैं टेलीग्राम का लिंक भी दे रहा हूँ, जहाँ आपको PDF भी मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और एक छोटी सी चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मेरी आवाज़ में अगर थोड़ी सी गड़बड़ हो रही हो तो आप इसको थोड़ा सा सहन कीजिएगा, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि आपको थोड़ी परेशानी हो रही होगी। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।